डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सोमनाथ मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा की 75वीं वर्षगांठ। सोमनाथ अमृत महोत्सव में पीएम मोदी हुए शरीक। पीएम मोदी ने 11 तीर्थ स्थानों के जल से किया विशेष कुंभाभिषेक। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक में 6 बड़े फैसले। बॉर्डर पर बीएसएफ को जमीन देने का ऐलान। बंगाल में आयुष्मान भारत की शुरुआत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना तेजी से होगी लागू। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण के लिए साई सरकार का बड़ा फैसला। महिलाओं के नाम रजिस्ट्री पर शुल्क आधा। जमीन रजिस्ट्री में महिलाओं को लाखों रुपए तक फायदा। इस बार भी नीट परीक्षा सवालों के घेरे में। नीट पेपर लीक की आशंका। राजस्थान पुलिस ने देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पेपर लीक पर अंतिम फैसला एक्सपर्ट्स और एनटीए करेगा। माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशा अंसारी की तलाश तेज। गाजीपुर और मऊ से 7 ठिकानों पर पुलिस की दबिश। जुटाए अहम सुराग। 50,000 रुपए की इनामी और कई मामलों में वांछित हैं अफशा अंसारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। गुजरात के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की पूर्ण प्रतिष्ठा की 75वीं वर्षगांठ पर आज ऐतिहासिक समारोह आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और मंदिर में विशेष कुंभाभिषेक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था कि जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे कौन नष्ट कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने अनेक आक्रमण झेले हैं। महमूद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांता आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को तोड़ा गया। ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था कि हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं। उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है और शिव तो सर्वात्मा है। उन्होंने कहा आज का दिन एक और वजह से भी खास है। आज ही के दिन 11 मई 1968 को देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। तब दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने मैदान में उतर गई थी। पीएम ने कहा भारत के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, लेकिन हम डरे नहीं, डटे रहे। भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति आराधना ही हमारी परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान सोमनाथ के चरणों में नमन करता हूं और ऑपरेशन शक्ति की बधाई देता हूं। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है।
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत सोमनाथ संकल्प महोत्सव में सीएम योगी भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार होते देख रहे हैं, जिसका साकार रूप सौराष्ट्र में भगवान सोमनाथ महादेव के भव्य मंदिर के पुनर्प्रतिष्ठा, सुंदरीकरण और कार्यक्रम के साथ काशी में काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल में महालोक की स्थापना कार्यक्रम, अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि के निर्माण का कार्यक्रम अनेक सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं। पवित्र तीर्थ स्थल अपने वैभव के साथ विकास की नई यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा से आज हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार होते हुए देख रहे हैं, जिसका साकार रूप सौराष्ट्र में भगवान सोमनाथ महादेव का भव्य मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा, सुंदरीकरण और वहां के कार्यक्रमों के साथ ही काशी में काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल में महालोक की स्थापना का कार्यक्रम, श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम समेत अनेक ऐसे सनातन परंपरा से जुड़े हुए पवित्र तीर्थ स्थल अपने वैभव के साथ विकास की एक नई यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर, पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रशासनिक सुधार, सीमा सुरक्षा, केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े फैसलों की घोषणा की। नवानन में आयोजित बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब सुशासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार के नए दौर की शुरुआत हो चुकी है और पश्चिम बंगाल को भाजपा शासित अन्य राज्यों की विकास नीति के अनुरूप आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर के जनता के लिए जनता द्वार और जनता के द्वारा और जनता की सरकार के सिद्धांत पर काम करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर बाहर भरोसा अंदर संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि नई सरकार लोगों की सुरक्षा, विश्वास और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। पहली कैबिनेट में शुभेंदु सरकार के बड़े फैसले कुछ इस तरह थे। सीमा सुरक्षा, जिस पर बीएसएफ को जमीन सौंपने की प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। भूमि एवं राजस्व विभाग और मुख्य सचिव को 45 दिन में काम पूरा करने के निर्देश। राज्य को आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को केंद्र से समझौता जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय योजनाओं पर जोर दिया गया, जिसमें पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम किसान बीमा योजना, पीएम श्री विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना को तेजी से लागू किया जाएगा। जिलाधिकारियों को लंबित आवेदन तुरंत केंद्र भेजने के भी निर्देश दिए गए। अगली खबर का रुख करेंगे। बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले में बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में हिस्ट्री शीटर भी शामिल हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की 6 मई की रात 24 परगना जिले में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने बिहार के बक्सर जिले से विशाल श्रीवास्तव नामक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। विशाल श्रीवास्तव को बिहार पुलिस के सहयोग से बक्सर के मुफस्सिल पुलिस स्टेशन से हिरासत में लिया गया है। विशाल श्रीवास्तव को बक्सर के पांडेपट्टी गांव से पकड़ा गया है। विशाल श्रीवास्तव पर 15 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, लूट और डकैती के मामले भी शामिल हैं। विशाल श्रीवास्तव हत्या के मामले में भी एक संदिग्ध आरोपी था। ये छापे बिहार पुलिस, बक्सर पुलिस और बिहार एसटीएफ के तालमेल से मारे गए थे। पश्चिम बंगाल एसटीएफ विशाल श्रीवास्तव को वापस कोलकाता ले गई है। बाकी 2 आरोपियों की पहचान राज सिंह और मयंक के रूप में हुई है। राज सिंह बलिया का रहने वाला बताया जा रहा है, हालांकि वो बक्सर में ही रहता था।
वारदात के बाद राज सिंह अयोध्या में छिपकर रह रहा था। कोलकाता पुलिस और अयोध्या पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद राज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। भारत की कठिन और सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा प्रवेश परीक्षाओं में से एक नीट है, जिसका आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा किया जाता है। 3 मई को एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा का आयोजन किया, मगर नीट परीक्षा को लेकर फिर से पेपर लीक की आशंका जताई जा रही है। केरल से राजस्थान के सीकर आया नया नीट का गैस पेपर 720 नंबरों का था, जिसमें 600 नंबर के प्रश्नों के सवाल हूबहू मिल रहे थे। राजस्थान एसओजी ने इस मामले की जांच करते हुए बड़ा खुलासा किया है और एनटीए की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। इसी के मद्देनजर राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम ने आईबी से इनपुट के बाद देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। संदिग्धों के पास से 300 प्रश्न का गैस पेपर मिला है, जिसमें नीट परीक्षा में पूछे गए 300 में से 140 सवाल हूबहू मिल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार एसओजी को सीकर के एक कोचिंग के पास इस तरह के गैस पेपर होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कोचिंग के करियर काउंसलर को गिरफ्तार किया गया है। नीट यूजी के गैस पेपर में कई प्रश्न हूबहू मिल रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हुआ है या नहीं, इसका अंतिम फैसला एक्सपर्ट्स और एनटीए के फैसले के बाद होगा। हिरासत में जिन्हें लिया गया है उसमें सीकर के राजेश मंडावरिया को मुख्य कड़ी माना जा रहा है, जिसकी निशानदेही पर देहरादून से भी संदिग्ध पकड़े गए हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशा अंसारी की तलाश में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। गाजीपुर और मऊ जनपद में पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए 7 संभावित ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान कई अहम जानकारियां जुटाई गई। एसपी गाजीपुर डॉक्टर ईरज राजा ने छापेमारी की पुष्टि करते हुए बताया कि अफशा अंसारी, जो गैंगस्टर रहे स्वर्गीय मुख्तार अंसारी की पत्नी है, कई आपराधिक मामलों में वांछित हैं और लंबे समय से फरार चल रही हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। उन्होंने बताया कि थाना कोतवाली गाजीपुर में दर्ज मुकदमे के तहत पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इसी क्रम में 10 मई 2026 को गाजीपुर और मऊ में 7 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर दबिश दी। ये सभी स्थान किसी न किसी रूप में IS 191 गैंग से जुड़े सहयोगियों के बताए जा रहे हैं। एसपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध और उसके सरगनाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी इसी तरह सख्ती बढ़ती जाएगी। उन्होंने बताया कि IS 191 गैंग के मुखिया रहे मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। ये अफशा अंसारी 50,000 की इनामिया हैं और मुख्तार अंसारी जिसकी मृत्यु पूर्व में हो चुकी है, IS 191 गैंग का सरगना, उसकी पत्नी है। तो इसकी तलाश में विभिन्न स्थानों पर आज दबिश दी गई है, जिसमें मऊ एवं गाजीपुर के 7 ठिकाने हैं और इनके इस गैंग के सहयोगियों के ठिकानों पर दबिश दी गई है, जहां पर संभावना थी कि अफशा अंसारी छुपी हो सकती है। तो वहां से जो भी जानकारियां मिली हैं उनको हम जुटा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य जानकारी भी हम लोग जुटा रहे हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि अफशा अंसारी जल्दी गिरफ्त में आए। इसके अलावा इस गैंग के अन्य जो लोग हैं और वो आपराधिक गतिविधियों में जो भी लिप्त हैं, उनको भी हम लोग लगातार निगरानी कर रहे हैं। मुंगेली दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले को 353 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। 414 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर कई कुर्सियां खाली नजर आई, जिसे लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 151 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और 201 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही छात्रावास विस्तार और रानी वीरांगना की प्रतिमा स्थापना की घोषणा भी की गई। हालांकि कार्यक्रम के दौरान कई कुर्सियां खाली दिखी और कुछ लोग बीच में जाते नजर आए। विपक्ष ने इसे जनता की बेरुखी बताया, जबकि भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक और विकास के लिए बड़ा कदम बताया।
छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं के नाम पर जमीन रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क में 50% की छूट देने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जनता को राहत देना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि पहले जमीन रजिस्ट्री पर 4% पंजीयन शुल्क लगता था, जिसे अब महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर घटाकर 2% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए की जमीन रजिस्ट्री पर महिलाओं को करीब 20,000 रुपए और 1 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री पर लगभग 2 लाख रुपए का सीधा लाभ मिलेगा। ओपी चौधरी के मुताबिक इस फैसले से प्रदेश की महिलाओं को करीब 200 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेड़ों, ट्यूबवेल और बाउंड्री वॉल जैसी कई चीजों पर भी शुल्क में छूट दी है और अलग अलग टैक्स सुधारों के जरिए जनता को हर साल लगभग 1,000 करोड़ रुपए की राहत दी जा रही है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म कृष्णावतारम को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है। रविवार को मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी ने दोनों उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और जनप्रतिनिधियों ने एक साथ ये फिल्म देखी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इसे टैक्स फ्री करने की घोषणा की। राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार उस समय पूरी तरह भक्तिमय वातावरण में डूब गया जब फिल्म कृष्णावतारम की विशेष स्क्रीनिंग के दौरान कृष्णा कृष्णा राधे राधे के जय घोष से पूरा सभागार गूंज उठा। इस दौरान सभागार खचाखच भरा रहा और फिल्म को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। इस दौरान सीएम योगी ने मंच पर कलाकारों को सम्मानित भी किया। फिल्म कृष्णावतारम में भगवान श्री कृष्ण के जीवन को मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। फिल्म में द्वापर युग, भारतीय पुरातन संस्कृति और सनातन परंपरा के विभिन्न आयामों को भव्यता के साथ दर्शाया गया है। फिल्म की सबसे खास बात ये रही कि इसमें भगवान कृष्ण के साथ राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की प्रेम कथाओं को अलग अलग स्वरूपों में प्रस्तुत किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की जय और माता भारत माता की जयकारे लगाए। उन्होंने कहा कि यह अद्भुत संयोग है कि आज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद शपथ ग्रहण करने वाले सभी मंत्री पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस अद्भुत कार्यक्रम में सहभागी बने। करीब 2.5 घंटे तक सभी एक साथ यहाँ बैठे रहे और हर एक चेहरे पर नई रौनक दिखाई दे रही थी। महिलाओं के यौन शोषण के आरोपी अशोक खरात के ट्रस्ट की सदस्य और पूर्व महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रूपाली चाकणकर से नासिक में एसआईटी ने 4 घंटे लंबी पूछताछ की। रूपाली चाकणकर के ऊपर अशोक खरात के साथ मिलकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अशोक खरात के अपराधों में संलग्न होने के कई मामले सामने आए थे, जिसको लेकर नासिक पुलिस और एसआईटी ने जांच शुरू की थी, जिसके चलते रूपाली चाकणकर को महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आज नासिक में एसआईटी के सामने पेश होकर रूपाली चाकणकर ये एसआईटी के सवालों का जवाब दिया। रूपाली चाकणकर से एसआईटी में 4 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई। रूपाली चाकणकर से पूछताछ के बाद रेपिस्ट अशोक खरात की और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। धर्मांतरण मामले की मुख्य आरोपी निदा खान की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज हो गई है। छत्रपति संभाजी महाराज से गिरफ्तार किए जाने के बाद एसआईटी लगातार उससे पूछताछ कर रही है। शनिवार को जांच टीम निदा खान को संबंधित कंपनी के दफ्तर लेकर पहुंची, जहां स्पॉट पंचनामा किया गया और मामले से जुड़े कई अहम सबूत जुटाए गए। एसआईटी ने सिर्फ निदा खान ही नहीं बल्कि उसके परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की है, ताकि पूरे नेटवर्क और संपर्कों की जानकारी सामने लाई जा सके। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल हैं और किस स्तर पर गतिविधियां संचालित की जा रही थी। इधर इस मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने निदा खान मामले को लेकर एआईएमआईएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिरसाट का दावा है कि इस पूरे प्रकरण में कुछ राजनीतिक संरक्षण मिलने की आशंका है, जिसकी भी जांच होनी चाहिए। संजय शिरसाट के आरोपों के बाद एमआईएम ने पलटवार करते हुए कहा कि बिना सबूत राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है और मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है।
एक तरफ एसआईटी की जांच तेज है, दूसरी तरफ निदा खान प्रकरण अब कानूनी जांच से निकलकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बन चुका है। आने वाले दिनों में जांच से क्या नए खुलासे होंगे, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में जारी जंग खत्म करने की कवायद में ईरान को 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर विदेश मंत्री मार्को रूबियो तक ईरान के जवाब का इंतजार कर रहे थे। ईरान ने अब अपना जवाब अमेरिका को भेज दिया है। पाकिस्तान के जरिए भेजे गए इस जवाब में ईरान ने ट्रंप के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के भेजे जवाब में इस बात पर जोर दिया गया है कि अमेरिका इस युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा। ईरान ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर उसकी संप्रभुता को भी अमेरिका स्वीकार करे। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि भेजे गए जवाब से अगर ट्रंप संतुष्ट नहीं है तो ये अच्छा है। ईरान में कोई भी ट्रंप को खुश करने के लिए योजनाएं नहीं बनाता। तस्नीम के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि बातचीत करने वाली टीम को ईरान के अधिकारों के लिए योजनाएं तैयार करनी चाहिए। ईरान की ओर से भेजे गए जवाब में ईरानी तेल की बिक्री पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की मांग भी की गई है। They are defeated, but that doesn't mean they're done. We could go in for 2 more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild. फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।